हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग संविधान के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जो हमने पिछली क्लास में संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी, अब उन विशेषताओं के साथ साथ हम लोगों को संविधान और उसके राष्ट्रीय प्रतीकों को, जैसे कि हमारा झंडा कब अपनाया गया था, हमारा राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था, हमारा राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था, तो इन सारे टॉपिक्स को भी इसमें कवर करते चलेंगे। और जो हमारे संवैधानिक स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, और इस संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग समझते हुए चलेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यानी कि मैं कहूँ तो अब तक की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो यही होने वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस यहीं से आते हैं क्वेश्चन। अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया तो आपके हर एग्जाम में मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन 100 to 100% सही हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान एवं राष्ट्रीय प्रतीक, यानी भारतीय संविधान और राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? संविधान की संरचना क्या है, विशेषताएं, प्रारंभिक रचना क्या थी, वर्तमान संरचना क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यानी भाग कितने थे? पहले संविधान में 22 भाग थे। अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। और अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। यानी हमारे जो पहले जो संविधान बना था, उस संविधान में, जो मूल संविधान जिसको हम कहते हैं, उस संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अब जो है हमारे संविधान में कुल टोटल 25 भाग हो चुके हैं और अनुसूचियाँ कितनी हो गई हैं? अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं और लगभग कितने 468 अनुच्छेद जो संख्यात्मक रूप से क्या हैं, अब जाके संविधान में हमारे सृजित हो गए हैं। 468 अनुच्छेद टोटल हमारे संविधान में है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे प्रस्तावना। नोट, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। आखिर भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या किया गया था, हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें एज इट इज़ उठा ली गई थी। यानी सीधा सीधा हम कहेंगे कि बहुत सारे संविधानों को, बहुत सारी जगहों के संविधान का अध्ययन करने के बाद वहाँ की अच्छाइयों को, बुराइयों को, हर चीज़ों को बहुत विश्लेषित करके एक अपना एक नया और अच्छा संविधान बनाया गया है। इसी वजह से इसको उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि हमने अन्य देशों से भी बहुत सारी चीज़ें ली है और सबसे ज़्यादा जो लिया गया है 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। इसीलिए इस संविधान को हम लोग क्या कहते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह उधार का थैला है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कुछ बेहतर करने के लिए बहुत सारी जगहों से सीखना पड़ता है, तो ये नॉर्मल चीज़ होती है, ठीक है। संविधान के स्रोत की अगर हम बात करें तो भारत सरकार अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या किया गया है, 60 से 70% संविधान यहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? 60 से 70% जो हमारा संविधान का भाग है वह कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जिसमें क्या क्या लिया गया है? संघ सेवाएं यानी यूपीएससी, यूनियन सर्विसेज जो ली गई हैं, यूपीएससी ली गई हैं, ये सब कहाँ से ली गई हैं? ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब क्या होता है, जिसमें न्याय व्यवस्था भी ली गई है, प्रशासनिक व्यवस्था लिया गया, आपातकालीन, सारी चीज़ों की जो चीज़ें ली गई हैं, जो खूबियाँ ली गई हैं, वो सब कहाँ से ली गई हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब क्या होता है, इसमें विभिन्न देशों के लिए किए गए प्रावधान, ठीक है। अब इसमें ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, यानी कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है। एकल नागरिकता से क्या मतलब? हमारे दिमाग में आता होगा कि एकल नागरिकता क्या होती है। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि किसी एक देश की नागरिकता, यानी आपको यह माना जाएगा कि आप जो मूल निवासी हैं वह किसी एक सिंगल देश के, यानी हमारे देश की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। और जो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। यानी अगर आपको ब्रिटेन की नागरिकता है तो आपको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है, और अगर आपको भारत की नागरिकता है तो आप एक साथ ब्रिटेन की नागरिकता नहीं ले सकते। इसी को हम क्या कहते हैं? एकल नागरिकता कहते हैं। यानी एक देश का ही मूल निवासी आपको माना जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति ब्रिटेन का है, वह आके भारत में नागरिकता लेना चाहे तो उसको ब्रिटेन की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, तभी जाकर के यहाँ पर नागरिकता ले पाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि नागरिकता से बहुत ज़्यादा मतलब तो नहीं समझ आ रहा है हमको कुछ। तो नागरिकता का उद्देश्य इतना है कि जो भी सरकारी सेवाएं होती, कौन सी सेवाएं? जो सरकारी सेवाएं सरकार के द्वारा किसी देश के नागरिकों को दी जाती हैं,
वह सारी सेवाएं किसी अन्य देश के नागरिक को नहीं मिल सकती। जैसे आप कह सकते हैं रोजगार की स्वतंत्रता यहाँ पे सरकारी सेवाओं में नहीं मिल सकता, यानी गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिल सकता, उनका कोई किसी प्रकार का सरकारी लाभ नहीं मिल सकता, कोई सरकारी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल सकती। इन सारी चीज़ों को जो है जब व्यक्ति किसी एक देश की नागरिकता ले लेता है, यानी अगर अपने भारत की जिसके पास नागरिकता है उसी व्यक्ति को ही ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। यानी यहाँ का एक आपको पहचान पत्र चाहिए होता है, और आपका पहचान पत्र तभी बनता है जब आपके माँ या बाप यहाँ के मूल निवासी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जर्मनी से क्या लिया गया है। ब्रिटेन से तो हमने देख लिया क्या क्या लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है और संसदीय व्यवस्था लिया गया है। और जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से, इसको वीमर या वाइमर संविधान कहते हैं, यहाँ से आपात उपबंध लिया गया। आपात उपबंध यानी आपातकाल, आपातकाल लिया गया। क्या लिया गया है, आपातकाल लिया गया है। कहाँ से, जर्मनी से लिया गया है। और आपातकाल में मूल अधिकारों का जो खंडन किया गया है, आर्टिकल 358 से लेकर के 359 में क्या है, आपात उपबंध के बारे में दिया गया है। और अब आपातकाल में जो आपके मूल अधिकार होते हैं उनका क्या किया जाता है, उनका विखंडन किया जाता है। उन मूल अधिकारों को आपसे छीना भी जा सकता है किसी से। आपातकाल की सिचुएशन में जैसे युद्ध हो जाता है, गृह युद्ध हो जाता है, इन सारी सिचुएशन में क्या होता है, आपके मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, इन सारी चीज़ों को सरकार आपसे छीन भी सकती है, आपसे कुछ करवाने के भी योग्य है सरकार। ठीक है, अब हम अगली बात करेंगे, फ्रांस की बात करते हैं। तो फ्रांस में क्या होता है, यहाँ से लिया गया है गणतंत्र यानी रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी लोगों का शासन, लोगों का शासन जो होता है वही गणतंत्र है। गणतंत्र मतलब गण मतलब लोग, तंत्र मतलब शासन, यहाँ पे लोगों का शासन, यानी फ्रांस से ही क्या लिया गया है, लोगों का शासन। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में चलता है ना, रिपब्लिक कंट्री है इंडिया, यहाँ पे लोगों का शासन है। यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यानी डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी जो डेमोक्रेसी होती है, जो गणतंत्र होता है, जो रिपब्लिक होता है, वो क्या होता है, यहाँ पे एक लोगों का शासन होता है। इस सुविधा को, इस चीज को हमने कहाँ से लिया है, इसको हमने फ्रांस से लिया है। और जो रिपब्लिक होता है इसमें वंशानुगत शासन नहीं होता है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई राजा है तो उसका बेटा राजा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी अगर आप योग्य हैं, आपको जनता ने चुना है या फिर जनता का शासन है, इस पे चलेगा। ठीक है, वही क्या होगा, वही देश पे क्या करता है, शासन। शासन भी नहीं कह सकते, देश को चलाएगा, देश को सुचारू रूप से चलाएगा, इन सारी चीजों को हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्रांस से क्या लिया गया है, फ्रांस से गणतंत्र लिया गया है, बंधुत्व लिया गया है, समानता ली गई और स्वतंत्रता ली गई है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे रूस से हमने क्या लिया है, रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया। और मौलिक कर्तव्य किसमें है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का के आर्टिकल 51 का में है, जिसमें क्या है, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक विकास की बात की गई। किसकी बात की गई है, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक विकास की बात की गई है। जिसमें इसमें भी क्या होता है कि एक जो पेरेंट्स होता है उसका मूल कर्तव्य होता है कि अपने 6 से 14 वर्ष के प्रतिपाल या बालक को क्या किया जाता है, सरकारी स्कूल में शिक्षा से वंचित ना होने दे और सरकारी स्कूल में उसको पहुंचाने का काम करेगा। वो भी चीजें किसके अंतर्गत आती है, एक आर्टिकल 51 के तहत ही आती है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयरलैंड से क्या लिया गया, वो होता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। क्या होता है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य होता है कि राज्य में रह रहे लोगों की सुख सुविधाओं का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना। जो लोग गरीब हैं या फिर जो लोग बेसहारा हैं उनको सहारा देने का काम भी किसका होता है, वो भी गवर्नमेंट का होता है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो। और एक जो मेन चीज आपको बता दूं, जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, इसमें गवर्नमेंट बाध्य नहीं होती है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट बिल्कुल भी बाध्य नहीं होती है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व जो हमारे 36 से 51 तक में दिए गए जो आर्टिकल होते हैं, इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं। यह सरकार का अपना दायित्व होता है। अगर सरकार करना चाहे तो सरकार देश के निर्माण के लिए और भविष्य के निर्माण के लिए कर सकती है, अन्यथा अगर नहीं करना चाहे तो आप इस चीज के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो आयरलैंड से क्या लिया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया जो आर्टिकल 55 में है। ठीक है, किसमें है, आर्टिकल 55 में है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति जिसको बोलते हैं हम लोग निर्वाचन। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो लिया गया डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक।
और भाग 4 कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से भाग 4 लिया गया है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन की जो पद्धति है वो कहाँ से ली गई है? वो भी आयरलैंड से ही ली गई है। अब हम आगे बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। संविधान संशोधन यानी आर्टिकल 368 में, यानी संविधान संशोधन की बात आर्टिकल में किसमें की गई है? संविधान के आर्टिकल 368 में की गई है, ठीक है, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात की गई है, ठीक है। तो हमने आयरलैंड से क्या देखा? हमने आयरलैंड से देखा राष्ट्रपति का निर्वाचन जो आर्टिकल 55 में है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जो 36 से 51 तक भाग 4 और भाग 4 भी लिया गया है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया आपका संविधान संशोधन। अब हम बात करते हैं अमेरिका या यूएसए से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका से जो लिया गया, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यायिक पुनरावलोकन, और क्या चीज़ है? महाभियोग और मूल अधिकार। ये तीन जो हैं अमेरिका से लिए गए ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको याद करना ही होता है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से आते हैं, ठीक है। यानी जो अमेरिका से क्या लिया गया है? प्रस्तावना का भाव लिया गया। भाव क्या भाषा कह सकते हैं, प्रस्तावना का भाव या भाषा कह सकते हैं, लिया गया अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। क्या लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन की जो क्षमता होती है किसी भी कोर्ट के तहत, वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। जो आर्टिकल 137, यानी आर्टिकल 137 में क्या है? आर्टिकल 137 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, यानी इसका उद्देश्य जो होता है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है इसका मतलब होता है कि एक बार कोर्ट के द्वारा जो आदेश दे दिया जाता है उस आदेश को दोबारा से पुनः देख करके, चेक करके, स्वविवेक के आधार पर फिर क्या होता है, आप उस फैसले को बदल भी सकते हैं, ठीक है। और क्या लिया गया है? महाभियोग की प्रक्रिया। किस पे? राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया ली गई है वो आर्टिकल 61 के तहत ली गई है। कहाँ से? अमेरिका से ली गई है। और जनहित याचिका जिसको हम PIL कहते हैं, ये भी कहाँ से लिया गया है? और ये भी हमारे अमेरिका से लिया गया है। और मूल अधिकार भी हमारे अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से तरीके से जान लिया। जनहित याचिका आपके दिमाग में आता होगा कि PIL या जनहित याचिका क्या होती है। जनहित याचिका यानी इसके शब्द में ही इसका पूरा सार छिपा हुआ है, यानी जनहित, लोगों के हित, लोगों के हित के लिए जो याचिकाएं कोर्ट में डाली गई हैं उन्हें हम जनहित याचिका कहते हैं। यानी कोई ऐसा किसी तरीके का ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है या किसी ऐसी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है जिससे काफ़ी लोग वंचित रह जा रहे हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ नहीं हो पा रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है? जनहित याचिका आप डाल सकते हैं। और जनहित याचिका की जो विशेषताएं हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप इस चीज़ को लेकर के क्या हो सकते हैं, एक व्यक्ति विशेष के लिए जनहित याचिका नहीं होती है। जनहित याचिका का मतलब जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नुकसान हो रहा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा होगा, उस सिचुएशन में क्या होता है? उस सिचुएशन में आप लोग PIL दायर कर सकते हैं, यानी जनहित याचिका डाल सकते हैं। और जो जनहित याचिका का अधिकार हमको मिला है संविधान में हमारे, वो अमेरिका से लिया गया है। तो एक बार इसको अच्छे से और रिपीट कर लेते हैं कि जो प्रस्तावना की भाषा होती है, भाव होता है, वो कहाँ से लिया गया है? वो अमेरिका से लिया गया है। और जो उपराष्ट्रपति या प्रेसिडेंट का जो पद होता है वो अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली गई है जो आर्टिकल 137 में है। महाभियोग जो प्रेसिडेंट पे लगने वाला वो आर्टिकल 61 में है, ये भी लिया गया है। जनहित याचिका PIL यानी मूल अधिकार भी कहाँ से लिया गया? फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के संविधान से लिया गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से राज्यपाल का पद लिया गया है जो आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 53 में क्या है? राज्यपाल का पद होता है। केंद्र राज्य संबंध लिया गया है। अध्यक्षात्मक सरकार यानी संघवाद, फेडरलिज्म, यानी ये सारी जो चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? वह कनाडा से ली गई हैं। अध्यक्षात्मक सरकार का मतलब क्या है? शीर्ष पे कौन है? जैसे प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर मोदी है। शीर्ष पे कौन है? PM मोदी है। और देश के शीर्ष पे क्या है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट है। क्या है? ये अध्यक्षता ही तो कर रहे हैं, मालिक ही तो हैं, समझ लो एक प्रकार से। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है। अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने संयुक्त बैठक ली है। संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में, यानी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों में किसी चीज़ को लेकर बहस हो जाती है या फिर किसी विधेयक को लेकर के वहाँ पर विवाद हो जाता है, किसी विधेयक को नामंजूरी वाली बात हो जाती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है उस सिचुएशन में संयुक्त बैठक कर सकता है, और जो आर्टिकल 108 में दिया हुआ है।
और समवर्ती सूची जो होती है वो अनुसूची 7 का विषय होता है। ये कहाँ से लिया गया? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यानी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए स्रोतों में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है समवर्ती सूची। ये आपका एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और समवर्ती सूची हमारी अनुसूची 7 का विषय होता है। ठीक है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना का भाव कहाँ से लिया गया था? प्रस्तावना का भाव कहाँ से लिया गया था? पिछले वाले क्वेश्चन में आपको हमने बताया था ना, प्रस्तावना का भाव अमेरिका से लिया गया है। और जो प्रस्तावना की भाषा जो होती है वो कहाँ से ली गई है? वो जो है हमारा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ली गया है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिनको हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था। इस क्लास में एक बार फिर से अच्छे से रिपीट कर लेंगे जो जो पॉइंट छूटा होगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसकी जो मूल प्रतिलिपि थी भी, यानी संविधान की जो मूल प्रतिलिपि है उसको जो है किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इंग्लिश में लिखा है एंड हिंदी में हाथ से लिखा। किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किससे लिखा है? इंग्लिश, और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। ठीक है। और सजावट का काम किसने किया है? नंदलाल बोस या नंदू बोस कह सकते हैं। और राम मनोहर सिन्हा द्वारा प्रस्तावना को क्या किया गया? सजाया गया है। वर्तमान में जो संविधान वह कहाँ रखा गया है? संसद भवन में सुरक्षित रखा गया है। कहाँ रखा गया है? संसद भवन में सुरक्षित रखा गया है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि जो संविधान बना हुआ है, यह संविधान जो संविधान की मूल हार्ड कॉपी है वो कहाँ पे रखी गई है? तो वो संसद भवन में क्या है? वो संसद भवन में सुरक्षित है। ठीक है। अब इसका स्वरूप क्या है? जो हमारा संविधान हुआ है उसका स्वरूप कैसा है? ये क्या अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लचीला भी नहीं है। यानी इसमें अंशतः कठोर और लचीला से मतलब यही होता है इसमें जो है आसानी से संशोधन संभव हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि शासन, यानी भारत को क्या बोला जाता है? अर्धसंघीय कहा जाता है, जहाँ पर शक्ति केंद्र और राज्य में विभाजित होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अर्धसंघीय कहते हैं। यानी अर्धसंघीय का मतलब जो शक्तियों का बंटवारा हो जाता है वह केंद्र और राज्य दोनों में हो जाता है। यानी कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो अनुसूची 7 का विषय होता है। यानी कानून बनाने का जो अधिकार होता है अनुसूची 7 में होता है, जैसे राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं उनके बारे में विवरण दिया गया है, जो एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको याद करना और जानना बहुत जरूरी होता है। तो राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। और किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। और 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को इसे संविधान में क्या किया गया था? अपनाया गया था। और पहली बार 1911 में गाया गया था। यानी कब गाया गया था? राष्ट्रीय गान जो है पहली बार 1911 में गाया गया था और 24 जनवरी 1950 को संविधान का राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। आगे हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय गीत क्या होता है। तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत होता है वो होता है वंदे मातरम। और वंदे मातरम जो होता है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। और किसके द्वारा रचित किया गया है? वह लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। अब 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? यह भी अपनाया गया था। यानी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक ही दिन अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में क्या किया गया था? इसको गाया गया था, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। और हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत है। ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो निर्माण किया था किसने किया था? पिंगली वेंकैया समिति द्वारा। किसकी? पिंगली वेंकैया समिति द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। यानी जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है पिंगली वेंकैया समिति के द्वारा डिजाइन किया गया था। और ये एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिंगली वेंकैया समिति द्वारा, यहाँ पे बहुत लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं कि इसको रविंद्रनाथ टैगोर बता देते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो राष्ट्रीय ध्वज होता है वो पिंगली वेंकैया द्वारा की समिति द्वारा डिजाइन किया गया होता है। और 22 जुलाई 1947 को उसको अपनाया गया होता है। और जो इसका रेशियो होता है 3-2 का रेशियो होता है। यानी किसका रेशियो होता है? 3 और 2 का रेशियो होता है, जिसमें जो बलिदान होता है, केसरी रंग क्या होता है? बलिदान का प्रतीक होता है। और सफेद रंग शांति का और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है। ठीक है।
आगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय पंचांग में क्या कहते हैं। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित कनिष्क द्वारा 78 एडी में चलाया गया था, यानी 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। किसको अपनाया गया था? राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था और लीप ईयर्स वर्ष 21 मार्च को शुरू होता है इसमें। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या है? अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ, जो कहाँ है? वाराणसी और सारनाथ में। ठीक है, इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद के नीचे क्या है? अंकित है। कहाँ लिखा गया है? मुंडकोपनिषद के नीचे अंकित है, वहीं से इसको लिया गया है। ठीक है, अब इसको अपनाया कब गया था? जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और उसके बाद हम अशोक स्तंभ के पशु की बात करते हैं तो इसमें 4 पशुओं का अंकन होता है। किसका होता है? 4 पशुओं का अंकन होता है। ठीक है, जिसमें हाथी, घोड़ा, शेर, वृषभ या बैल, इनमें कितने? 4 पशुओं का अंकन है। हाथी, घोड़ा, शेर, वृषभ और बैल, यानी वृषभ को ही हम बैल कहते हैं। तो आपको सीधा सीधा एग्जाम में पूछ देगा कि अशोक स्तंभ में कितने पशु होते हैं और उन पशुओं में ऐसा कौन सा पशु जो नहीं है। तो आपको 3 विकल्प इसमें से दे देगा, घोड़ा, शेर, वृषभ यानी बैल, घोड़ा, शेर, बैल। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, राष्ट्रीय नदी किसको कहते हैं? राष्ट्रीय नदी को गंगा माना गया है और ये नवंबर 2008 में क्या किया गया? एडॉप्ट किया गया था, इसको गोद लिया गया। किसको? राष्ट्रीय गंगा नदी को। ठीक है, राष्ट्रीय नदी गंगा, यानी नवंबर 2008 में इसको अडॉप्ट किया गया था। अब नेशनल एनिमल की बात करते हैं तो नेशनल एनिमल जो होता है वो चीता या बाघ हम किसको कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? नेशनल एनिमल जो हमारा है वह चीता या बाघ कह सकते हैं इसको। नेशनल हेरिटेज की बात करते हैं, नेशनल हेरिटेज यानी इसको हाथी को कहते हैं। नेशनल हेरिटेज हमारा क्या है भारत का? वह हाथी है। 2010 में इसको अडॉप्ट किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके सिविल वगैरह में भी पूछे जाते हैं, कभी कभी वनडे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। देखने में क्वेश्चन हल्का है लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ये बार बार एग्जाम्स में रिपीटिशन करता है। ठीक है, तो ये जो है कभी कभी आप देखेंगे आरो जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या है? हाथी है। 2010 में इसको अडॉप्ट किया गया था। आगे हम बात करते हैं तो जो हमारा नेशनल मनी क्या है? नेशनल मनी का जो सिंबल है वो रुपया है। क्या है? रुपया है हमारा। ये रुपया जो है साइन है किसका? नेशनल मनी का। अब जैसे अमेरिका का क्या डॉलर है ना, ऐसे ऐसे बना होता है। कैसे डॉलर बना होता है? ऐसे डॉलर बना होता है ना। तो सेम ऐसी ही सिचुएशन में क्या होता है? ऐसे ही हमारा रुपया होता है जिसका साइन ये होता है। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।